Let's start the CRPC, and this is section number 1, very important for your prelims, not important for your mains and not important for your interview. For the point of view of prelims ही आपको इसको पढ़ना चाहिए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप उतने एस्पेक्ट्स को कर लीजिए. You need not to go into further detail at all. तो देखते हैं, this is what the section number 1 and this is sub clause number 1. First please see this. This act may be called the Code of Criminal Procedure 1973. Write down P for prelims here. यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि sometimes they can ask the question from the year itself कि what is the correct name. This is the Code of Criminal Procedure 1973. This is not 1974. कई बार confusion यहीं पर होता है, तो ईयर को अच्छी तरह ध्यान रखना कि नेम में है 1973. बस इतनी बात ध्यान रखनी है. नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया. इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है. अर्लियर दिस लाइन वाज दिस, except the state of Jammu and Kashmir. This was the phrase, and now this phrase has been omitted now by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. इस एक्ट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर वाली जो लाइन है उसको हटा दिया गया है. नाउ इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. इसका मतलब ये हुआ ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब पूरी के संपूर्ण भारत पर लागू होगी, इवन इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. पहले जो लाइन थी जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ दिस इज नो मोर द पार्ट ऑफ द बेयर एक्ट. अब वो एक्सक्लूजन लागू नहीं होता है. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 है, इसके द्वारा इस लाइन को डिलीट कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया है. तो यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहाँ से भी आएगा कि एक्ट कौन से ईयर का है. जम्मू एंड कश्मीर JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा. अब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है. प्रोविजन से क्वेश्चन आता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. सेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो प्रोविजो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से टेक्निकल क्वेश्चन बनता है. देखिए क्या है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड shall not apply to the state of Nagaland and to the tribal areas. Right here P for prelims. कहाँ पर स्टेट ऑफ नागालैंड पर P for prelims लगाइए और ट्राइबल एरियाज पर लगाइए P for prelims. यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे. क्या लाइन पढ़िए, देखिए प्रोविजंस, इसको ऐसे ही पढ़ना. प्रोविजंस ऑफ दिस कोड शैल नॉट अप्लाई हेयर एंड हेयर. बट कौन से प्रोविजंस अदर देन दिस चैप्टर, ऐसे पढ़ेंगे आप. सही है. तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं. देखिए इसका मतलब ये है कि विद इन दिस, इन केस ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, कहाँ की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ नागालैंड नंबर 1, इन केस ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ये दो पार्ट हो गए. यहाँ पर संपूर्ण CRPC लागू नहीं होती है. कुछ ही चैप्टर्स हैं जो वहाँ पर लागू होते हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं. कौन से प्रोविजंस हैं, ये वाले चैप्टर्स रिलेटिंग टू द चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11. these three chapters 8, 10 and 11, these chapters apply to state of Nagaland and to the tribal areas. P for prelims लगाइए. यहीं से टेक्निकल बात आती है कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं, which of the chapters are applicable even in case of Nagaland and in the tribal areas. कई बार कन्फ्यूजन होता है. देखिए नागालैंड है तो इसको एग्जैक्टली रट लेना. कहीं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इसमें मिक्स मत करना. यहाँ पर केवल एक स्टेट का नाम लिया गया है, वो है नागालैंड. तो इन केस ऑफ नागालैंड एंड इन केस ऑफ ट्राइबल एरियाज, क्या क्या कह रहा हूं मैं, इन केस ऑफ नागालैंड और इन केस ऑफ ट्राइबल एरियाज, एंटायर CRPC shall not apply. Only these chapters. Which chapters? Chapter number 8, chapter number 10, chapter number 11.
दीज 3 चैप्टर शैल अप्लाई टू दीज एरियाज। और ये चैप्टर कौन कौन से हैं अगर आप देखेंगे जाके बेरेट में, तो इन चैप्टर के हेडिंग भी आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं चैप्टर की संख्या ना पूछ करके, वो कहेंगे वेदर दिस इज, जैसे ही पढ़िए देखिए पहले मैं समझाता हूँ आपको। ये जैसे चैप्टर हुआ 8वां कौन सा है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 हुआ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर 11 हुआ प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। अब एक तरीका तो ये है, दे कैन आस्क यू वेदर चैप्टर 8, 10 और 11 शैल अप्लाई टू द नागालैंड और नॉट, या वो चैप्टर की संख्या ना दे करके ऐसे कह सकते हैं चैप्टर रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, चैप्टर रिलेटिंग टू द कीपिंग ऑफ पीस एंड गुड बिहेवियर। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर बताइए नागालैंड पर अप्लाई होता है या नहीं होता है, ट्रैवल एरियाज पर अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो वो आपको चैप्टर्स की संख्या से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैप्टर्स की का जो हेडिंग है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर वहाँ पर अप्लाई होते हैं। समझ में आई था आपको? अब मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूँ इस लाइन को, ताकि आपका एक समरी हो जाए आपकी। देखिए इसको ऐसे पढ़िए, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड कौन से, अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर। ये तो ये ऐसे पढ़िए आप, राउंड वाला पार्ट आया मैंने आपको ऐसे पढ़ाया, ये देखिए द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11, हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी कि सीआरपीसी के पूरी सीआरपीसी में इन 2 चैप्टर्स को, 8 को, इन 3 चैप्टर को 10th और 11th, इनको माइनस कर दीजिए, उस सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस ऑफ दिस सीआरपीसी एक्सक्लूडिंग दीज 3 चैप्टर्स शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। ये बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रिवर्स करके हम देखेंगे, इट मीन्स ये हुआ कि चैप्टर, ये 3 चैप्टर्स अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज, अदर पार्ट ऑफ सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन तो यही है, देखिए नागालैंड में इनको हमने एक्सक्लूड क्यों किया है। देखिए नागालैंड में एक्सक्लूड किया है क्योंकि यहाँ की जो सोशल कंडीशंस हैं, यहाँ की जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, जो डेलिकेसी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई कि भाई ये जो सोफिस्टिकेटेड प्रोविजंस है सीआरपीसी के, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होने चाहिए। वी शुड लीव दीज प्रोविजंस अप टू द विजडम ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। जो वहाँ की सरकार है या ट्राइबल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर हमें छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से सीआरपीसी के प्रोविजंस को लागू करेंगे। तो क्या क्वेश्चन ये है कि सीआरपीसी यहाँ पे लागू ही नहीं होगी नागालैंड में ट्राइबल एरियाज में? तो आंसर इज ऐसा नहीं है। आंसर ये है कि ये उनकी मर्जी है, नागालैंड सरकार की या ट्राइबल एरिया की सरकार की, ये उनकी विल है, उनका डिस्क्रेशन है। वो चाहें तो सीआरपीसी के किन्हीं प्रोविजंस को, जिनको वो चाहते हैं, आधी सीआरपीसी, पूरी सीआरपीसी, जैसे वो चाहें उसको वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब हमने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है वहाँ पर। ये आई बात समझ में? तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं है कि नागालैंड पर सीआरपीसी लागू नहीं होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन दी विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो वहाँ की राज्य सरकार है वो अपने अनुसार उस सीआरपीसी में चाहे तो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, कुछ प्रोविजन ऐड ऑन कर सकती है, कुछ प्रोविजन को सब्ट्रैक्ट कर सकती है, और अपनी सोशल कंडीशंस के हिसाब से फिट करके उसको वहाँ पे सीआरपीसी लागू कर सकती है। सेम रूल अप्लाई इन द केस ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो इसी से रिलेटेड हम लोग उसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, जो संबंधित राज्य सरकार है, मे अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम। देखो 2 शब्द हैं, मे अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम, ठीक है, टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस मे बी। इसको समझिए। देखिए
बट दी कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हुआ संबंधित राज्य सरकार। इन केस ऑफ नागालैंड इट विल बी द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द नागालैंड। इट मे बी द जो ट्राइबल एरियाज हैं, फिर वो ट्राइबल एरियाज का मतलब है जो संबंधित सरकार होगी। इफ दैट ट्राइबल एरिया कम्स इनटू द एरिया ऑफ मेघालय, जो अदर स्टेट्स हैं, है ना, जिस जिस राज्य के अंतर्गत वो ट्राइबल एरिया आएगा उसकी सरकार, फिर इसलिए इन्होंने शब्द यूज किया है स्टेट गवर्नमेंट। इट विल बी एप्लीकेबल अपॉन दी नागालैंड एंड इट विल बी एप्लीकेबल अपॉन दी अदर स्टेट्स एज वेल। तो अदर वो जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत वो ट्राइबल एरियाज आते हैं, अगर वो चाहे तो मे अप्लाई, मतलब डिस्क्रेशन है, मे है शब्द यूज, इट मीन्स इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ दैट गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट मे अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ दैम। पहली बात यही समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट जो है सीआरपीसी के जो प्रोविजंस इस एक्ट से लागू नहीं हो रहे हैं, वो चाहे तो उन प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है, और एनी ऑफ देम का मतलब है कि वो उनमें से कुछ प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है। सपोज द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट सेज नो वी विल इम्प्लीमेंट ओनली 10 सेक्शंस। अगर वो सरकार ये कहती है कि साहब हम तो केवल 10 सेक्शन को अप्लाई करेंगे, यू कैन डू इट। अगर वो सरकार ये कहती है कि नहीं हम तो एंटायर सीआरपीसी को लागू करेंगे, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इट इज डिपेंडेंट कंप्लीटली अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे डू सो, मे अप्लाई। अच्छा, नेक्स्ट डिस्क्रेशन क्या है, ये रहा, मे अप्लाई टू दी होल, संपूर्ण राज्य पर कर सकती हैं, और पार्ट ऑफ दिस। अगेन दिस इज द नेक्स्ट वो कि ये जो अप्लाई स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करेंगी वो हो सकता है एज पर कन्वीनियंस वो कहें कि नो दीज प्रोविजंस शैल बी एप्लीकेबल ऑन द एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड और ओनली ऑन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, इट मे बी। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इट विल वेदर इट विल सीआरपीसी विल बी एप्लीकेबल अपॉन एंटायर ट्राइबल एरियाज और ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज, दैट शैल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मे अप्लाई हाउ, अप्लाई करेगी कैसे, तो उसको देख लीजिए, उसका प्रोसीजर क्या दिया हुआ है। मे अप्लाई बाय नोटिफिकेशन, एंड नोटिफिकेशन डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 2M में, ठीक। तो दिस कैन बी अप्लाइड, स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई दिस बाय नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे 2M में, उसमें लिखा होगा कि जो ऑफिशियल गजट है, ऑफिशियल गजट में जो नोटिफाई किया जाएगा उसको मानते हैं हम नोटिफिकेशन। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ एवरी नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट बनता है जाकर के वो। तो ये मैंने आपको समझा दिया, प्लीज लेट मी नो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, विद सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशन वर्ड पे ध्यान रख लीजिए, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। अगेन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे अप्लाई दोज प्रोविजंस विद सम मॉडिफिकेशंस। जैसा मैंने समझाया था अभी आपको कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही प्रोविजंस अप्लाई करनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन है कि अगर वो कुछ मॉडिफिकेशन चाहती है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन मेनली प्रीलिम्स में आपसे कैसे बनेंगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये क्वेश्चन बना, देखिए ये रहा, द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी अदर देन दो चैप्टर्स 8, 10th एंड 11th शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, देखो, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, नागालैंड। तो नागालैंड में अप्लाई नहीं करेंगे, दिस इज द आंसर। और जैसे मैंने कहा था ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये नागालैंड को आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन से। यहाँ पर जो वर्ड था, यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया था वर्ड, ये वर्ड यूज़ किया गया था प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन द चैप्टर्स दिस शैल नॉट अप्लाई टू नागालैंड। नागालैंड के बारे में हम लोग जानते हैं, टू द ट्राइबल एरियाज, इसके बारे में है एक्सप्लेनेशन। अब जो नेक्स्ट आएगा इसके बारे में, अभी हमने पढ़ा
अभी हमने पढ़ा कि प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी अदर देन चैप्टर 8, 10th एंड 11 शैल नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज। अब ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राइबल एरियाज, और ट्राइबल एरियाज के मीनिंग से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ट्राइबल एरिया का बहुत टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी उसमें, उसको ध्यान कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहाँ से बनता बनता बिगड़ सकता है आपका, तो इसको बिल्कुल मत भूलना। ट्राइबल एरियाज, अब ट्राइबल एरियाज को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ, सो दैट आपको डायरेक्ट लैंग्वेज आपको समझ में आए। सीआरपीसी की जो सेक्शन नंबर 1 है, इसका जो डायरेक्ट लैंग्वेज है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए, ये है आपका 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या दिया गया है, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नागालैंड नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना है ना। तो जो 6th शेड्यूल है संविधान का, जो छठी अनुसूची है, 6th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हेडिंग ये है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 राज्यों में, कौन कौन से राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो वहाँ के जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्रशासन कैसा हो उसके प्रोविजंस, वहाँ पर शासन के लिए प्रावधान, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। यू गॉट इट। तो ये आपको एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का कॉन्स्टिट्यूशन का ही बनता है कि 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। 6th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज। इतना भी याद कर लीजिए। ट्राइबल एरियाज कहाँ पे, कौन से एरिया, कौन से स्टेट्स का, इन 4 स्टेट्स का, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ के ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इस 6th शेड्यूल का एक पैरा है 20, दैट पैरा 20 डिस्कस अबाउट द ट्राइबल एरियाज। समझे आप। तो पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल डील्स विद व्हाट, ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करता है, डिस्कशन करता है इसमें है। तो इसका रेफरेंस दिया गया है आपको सेक्शन नंबर 1 सीआरपीसी में, इसीलिए आपको ये बैकग्राउंड आना बहुत जरूरी था। तो प्लीज लेट मी नो, ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, कीजिए फटाफट। ओके, बढ़े आ गए, ठीक है। अब देखिए, ये समझ गए आप। तो नाउ प्लीज ही देखिए, ये जो पैरा 20 है, पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिस्कसेस विद द टेरिटरीज रिलेटिंग टू द ट्राइबल एरियाज। अब हम आते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज में, एक्सप्लेनेशन है ये। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, इन दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 1 है ना, ट्राइबल एरिया मीन्स, ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन दी गई है, द टेरिटरीज which were included in the tribal areas of Assam immediately before the 21st day of January 1972 as referred in para 20 of 6th schedule to the constitution। बस अब ये समझाते हैं। देखिए, आपको मैंने पढ़वा दिया, अब समझ लीजिए। This explanation deals with the definition of the tribal areas। तो ट्राइबल एरियाज का मीनिंग क्या होगा। तो इन्होंने कहा, इस एक्सप्लेनेशन ने कहा कि ट्राइबल एरियाज का मतलब ये हुआ कि वो टेरिटरीज विच, द टेरिटरीज विच, वो क्षेत्र विच वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, जो आसाम के जनजाति क्षेत्र में इंक्लूडेड थे। समझे। आसाम का जो ट्राइबल एरिया था, इस डेट को 21 जनवरी 1972 से पहले 20, इस डेट को याद कर लीजिएगा, इस डेट से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, लिख देता हूं आपके लिए मैं, P4 प्रीलिम्स। तो 21 जनवरी 1972 की कट ऑफ डेट हो गई। इससे पहले सपोज कीजिए ये एरिया है ऐसा, यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये आसाम है, और ये जो एरिया है
ये ट्राइबल एरिया है टीए, टीए। तो द टेरिटरीज विच वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, ये आसाम है। आसाम के ट्राइबल एरियाज में जो क्षेत्र थे, कब? इमीडिएटली बिफोर दी 21st डे ऑफ जनवरी 1972, जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 से पहले जो क्षेत्र असम के जनजातीय क्षेत्र के रूप में थे, उन्हें ट्राइबल एरियाज माना जाएगा। सही है? तो आप ये डेट नहीं भूलेंगे, 21 जनवरी के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, इमीडिएटली बिफोर। इस लाइन को मत भूलिएगा, देखो दोबारा पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। इमीडिएटली बिफोर, तुरंत पहले, इमीडिएटली बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972 कट ऑफ हो गया। जो एरियाज ट्राइबल एरियाज ऑफ असम के रूप में थे, उन्हीं को ट्राइबल एरियाज माना जाएगा। अब ये ट्राइबल एरियाज ऑफ असम को कहाँ जाके ढूंढेंगे हम? उसीलिए उन्होंने अगली बात लिख दी कि एज रेफर्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल में बताया गया है। तो वो इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ आपको 6th शेड्यूल के बारे में। तो अब इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। संविधान की 6ठी अनुसूची में पहुँच जाइए, पहुँच गए, उसके पैरा 20 में पहुँच जाइए, पढ़ लिया। अब इस पैरा 20 में इस डेट से पहले, 21 जनवरी 1972 से पहले जिन क्षेत्रों को असम के ट्राइबल एरियाज के रूप में दिखाया गया था, वही ट्राइबल एरियाज हैं सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं तो हम उन एरियाज की बात करते हैं जो कि असम के ट्राइबल एरियाज के रूप में दिखाए गए थे। और कब दिखाए गए थे? जनवरी 21, 1972 से पहले दिखाए गए थे। कहाँ दिखाए गए थे? यहाँ दिखाए गए थे। ये है इसका पता, 6ठी अनुसूची 20वां पैराग्राफ। बोलो हाँ है ना? ठीक। अब इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ 20 में एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि उसको काउंट मत करना, और यहां से फिर क्वेश्चन आता है, other than those within the local limits of the municipality of Shillong, municipality of Shillong को हाईलाइट कर लीजिए, P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए, कि ढंग से समझिए कि जो शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी है, जो शिलोंग का जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, उसके अंतर्गत, उसके स्थानीय क्षेत्र में जो ट्राइबल एरियाज आ रहे थे, उनको छोड़ दीजिए बस। यानी कि असम के ट्राइबल एरियाज की ही बात कर रहे हैं, माइनस दिस म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी एरिया उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। और देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्या है देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। ठीक, म्यूनिसिपल एरिया ऑफ शिलोंग नहीं है, म्यूनिसिपल एरिया ऑफ मिजोरम, आसाम, आसाम एज प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट, समझे? तो देखो ये इस लाइन से पूरा पूरा आ गया कि ट्राइबल एरिया के मीनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो डोंट फॉरगेट दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज 2 विद प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन। एंड नाउ कम टू दिस थर्ड लाइन। This is third clause, very simple but very important for your exam. It shall come into force on the first day of April, यानी कि अप्रैल फूल 1974। तो बस ये डेट को याद कर लीजिए। दिस इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट। दिस इज व्हाट? डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। डोंट फॉरगेट दिस। इसका नाम क्या था? सीआरपीसी 1973 था। एक नाम क्या था? डोंट फॉरगेट दिस, ये था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, लेकिन डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? 1/4/1974, 1974। डोंट फॉरगेट इट एंड डोंट गेट कंफ्यूज। 1974 में क्योंकि इसका एनफोर्समेंट हुआ है तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको 1974 बोल रहा है, 1973। एक्ट 1973 कहलाता है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1974 है।
तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 1। तो मैंने जैसे मैंने बताया, इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही पॉइंट को रट लीजिए, दिस इज मोर देन एनफ फॉर